तो नमस्कार बुद्धिजीवियों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ एकदम चंगे दोस्त होंगे एकदम। अब गुरुजी कैसे हैं ये तो भैया आपने किसी ने याद ही नहीं किया, तो गुरुजी भलाई सीधा हार ही जाओ। केवल एक बंदे ने आज याद किया कि सर एक हफ्ता हो गया आज आ जाओ, तो बिल्कुल उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मान लो कि मैं आया हूँ। बाकी आप लोगों को तो किसी ने याद ही नहीं किया। बहुत बुरे लोग हो भाई तुम लोग, बहुत गरीब हो। तो कोई बात नहीं, आपकी इस गरीबी के बीच हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे शानदार टॉपिक, जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव देखना है। देखना किस पर है, एक गोला होगा हमारे पास, चालक होगा लेकिन अंदर से होगा खोखला। इसके बाद हम बात करेंगे अगर यही गोला खोखला नहीं होकर भरवा होता तो फिर क्या होता, है ना। तो ये देखो दोनों के दोनों बातें अपन आज कर लेंगे। इसके अलावा एक हमें अचालक गोले के बारे में और बात करनी है, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आज हमें इस वीडियो को देखो डिटेल से अच्छी प्रकार से समझना है। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके की आपको वीडियो लगने वाली है। अगर ऐसा है तो देखो जो लाइक का बटन है ना, वो इतनी बार दबना चाहिए कि कम से कम जो 100 लाइक है 2 दिन के अंदर, मैं आप लोगों से इसकी अपेक्षा करता हूं। अगर आप कंटिन्यू डेली वीडियो चाहते हो तो, अदरवाइज ये जो वीडियो है ये फिर मैं, क्योंकि मुझे भी अपना भी काम करना होता है, तो मैं डेली ये देखो झंझट में नहीं पड़ गए, फिर या तो आपके लिए वीकली यानी हर एक संडे को एक वीडियो लेके आऊंगा, अदरवाइज देख लेना भाई। ठीक है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे आप लोगों की मर्जी। अब बात करते हैं किसी स्फेरिकल शेल की, यानी खोखले गोले की अपन बात करते हैं। देखना मेरे पास एक खोखला चालक गोला है, ये देखना आपके सामने मैंने बना दिया। ये एक खोखला है अंदर से, लेकिन चालक गोला है। अब जैसे मैं इसको आवेश दूंगा तो चालक गोले की जो खासियतें थी, जो वो मैंने आपको बताई थी पहले वाली वीडियोस के अंदर, वो खासियत क्या थी कि जैसे हम किसी चालक वस्तु को आवेश देते, कोई भी हो, गोला नहीं, कोई भी आपकी चालक वस्तु क्यों ना हो, दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी जो सतह है, उसका जो पृष्ठ है, उस पर बिल्कुल समान रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी वितरित हो जाएगा। अब मैंने अगर मान लो इस गोले को क्यू आवेश दिया और धनावेश दिया, तो देखो क्यू जो आवेश है, धनावेश, वो इस गोले के ऊपर चारों ओर फैल गया, समान रूप से वितरित हो गया, एकदम एक समान रूप से। इसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। पिछली जो अपने पिछली वीडियो थी उसके अंदर बात भी करी थी समविभव पृष्ठ की, तो उसके अंदर हमने यही कहा था कि अगर किसी पृष्ठ को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाए, तो ऐसा जो पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह काम करता है। तो अपन समविभव पृष्ठ डिटेल से तो पिछले वाली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। अब देखना मुझे इस खोखले गोले के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भाई हर बिंदु का अलग अलग होता है। अब हमें कौन से बिंदु पर निकालना है, यानी अब हमारे सामने समस्या ये आई, समस्या तो नहीं कहेंगे, एक हमारे पास उजाला किरण जो है वो ये निकल कर आई कि भाई अपन ज्ञात कहां करें, यानी हमारे पास कितनी स्थितियां ऐसी हो सकती है जहां पर जो v का मान है वो अलग अलग हो सकता है और हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखना मेरे सभी नालायक गरीब विद्यार्थियों, आप लोग खुद एक अनुमान लगाने की कोशिश करो कि अपने वो 3 बिंदु कहां कहां हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा गोला है ये हमने लिया है मान लो r त्रिज्या का, रेड वाला मार्कर पता नहीं कहां विश्राम कर रहा है गरीब, तो यहां से यहां तक ये मान लिया मैंने अपने इस गोले की त्रिज्या है r। ठीक है, अब एक बार अगर आप लोग खुद अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर जोर डालो, तो जब अपन ने कुछ ऐसे डेरिवेशन किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, हमने गाउस का वहां पर नियम लगाया था, काल्पनिक बंद पृष्ठ अपन ने माने थे किसी गोले के कारण, जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब वहां पर देखी थी, तब मैंने कहा था भाई अपने पास 3 बिंदु हो सकते हैं। कहां कहां, अगर नहीं याद आ रहा है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन वो वाली वीडियोस बड़ी अहम है, क्योंकि उन वीडियोस की सहायता से, या वहां पर जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करी थी, उन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से आज हम यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस को अंजाम देने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आज वाली इस वीडियो के अंदर, तो वो 3 बिंदु कहां कहां हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एक बिंदु इस चालक आवेशित गोले के, खोखले गोले के बाहर कहीं पर स्थित हो। कहां, बाहर, देखो इस गोले के बाहर कहीं पर भी वो बिंदु हो सकता है। एक स्थिति आपकी ये बन सकती है कि वो जो बिंदु हम लें वो इस गोले की जो परिधि है या इस गोले की जो सतह है, इस सतह के ऊपर कहीं पर हो, या तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि वो जो आपका बिंदु है जिसकी आप बात कर रहे हो वो इस चालक खोखले गोले के अंदर कहीं पर स्थित हो। तो इस प्रकार से हमने टोटल कितनी स्थितियां देखी, 3 स्थितियां। अब प्रत्येक की बारी बारी से हम लोग कर लेते हैं बात। ठीक है, तो देखना पहली जो स्थिति है आपको मैं यहां पर इंगित कर देता हूं। पहली स्थिति मान ली कि जो बाहर कोई बिंदु, तो ये तो होगी पहली स्थिति। अगर इसकी सतह पर कोई बिंदु होता तो वो मैंने मान ली कौन सी स्थिति, दूसरी। और तीसरी स्थिति में मान लेता हूं इस गोले के जब अपन अंदर बात करेंगे 3। तो मैं पहले केस की बात करूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं केस नंबर फर्स्ट। अब देखना केस नंबर फर्स्ट को एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार सा केस होगा। अगर वो बिंदु इस गोले के जो आपका चालक गोला है
इससे बाहर कहीं स्थित हो, मान लें कि इस जगह पे वो बिंदु स्थित है, ठीक है। अब ये जो बिंदु होगा हमेशा इसकी जो दूरी है इस खोखले गोले के केंद्र O से हम लोग मानेंगे। तो देखना, मान ले कि मैंने इस बिंदु की जो दूरी है O से, इस बिंदु का नाम मैं देता हूं P, बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, कोई समस्या नहीं किसी को। अब देखना, ये जो r है O से लेके बिंदु P के बीच की दूरी, देखो ये यहां से यहां तक, तो ये आपका गोला, इस गोले के बाद एक्स्ट्रा दूरी और है, यानी इस गोले की त्रिज्या तो इतनी थी, इस त्रिज्या के अंदर कुछ अपन ने और हिस्सा जोड़ा तभी तो हम बिंदु P तक पहुंचे। यानी ये जो बिंदु OP की दूरी है, बीच की दूरी r, वो बड़ी होगी किससे, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R से। तो हमारा पहला केस क्या हो गया, जब आपका स्मॉल r जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन टू हो कैपिटल R, अर्थात जो बिंदु हमने लिया है वो किससे, गोले से क्या होगा, बाहर स्थित होगा। बाहर स्थित होने की कंडीशन आपको पता चल गई, ये होगी, ठीक है। अब देखना, डेरिवेशन पर हम लोग कैसे आते हैं, हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था भाई, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला था। देखना क्या है, अगर कोई इस फॉर्मूले से विचलित हो जाता है, कोई डर जाता बच्चा, तो मतलब कमजोर हृदय का, उसको पोगो देखना चाहिए, ये वीडियो उसके काम की नहीं है। लेकिन आप तो सभी नालायक हो तो देखोगे बिल्कुल। v बराबर माइनस अनंत से लेके बिंदु P तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, नालायक हो, ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा था, याद है ना। देखो v बराबर क्या था, माइनस अनंत से लेके P तक समाकलन होगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का। अब मुझे एक बात बता दो आप लोग, हमें कहां से कहां जाना है, हमें देखो अनंत से तो आना है, हम हमेशा देखो आएंगे कहां से, अनंत से आएंगे हमेशा। कहां तक आना है, इस बिंदु P तक आना है। देखो ये रहा हमारा बिंदु P, और बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, केंद्र से R है, अर्थात हमें हमारे किसी एक अंक प्रश्न धनांश को अनंत से, अनंत मतलब बहुत दूर से, इस बिंदु P तक लेकर आना है। तो बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल r। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं चेंज क्या करूंगा, इस P की जगह क्या लिख दूंगा, खाली और खाली स्मॉल r। अब बताओ, कोई समस्या किसी को यहां तक है? तो जब यहां तक कोई समस्या नहीं है तो इस पूरे डेरिवेशन में आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, एक छोटी से छोटी बात को, किसी भी बात को नहीं छोड़ रहा हूं, हर एक छोटी छोटी बात को बताते हुए चल रहा हूं। अब बढ़ते हैं, देखो आगे, ये देखा हमने v का मान, v बराबर, चलो ब्लैक से लिख देता हूं, विजिबिलिटी की दिक्कत होती है कईयों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस का निशान मैंने लगा दिया, कोई समस्या नहीं है। समाकलन देखो, निशान अनंत से लेके बिंदु r तक, r डिस्टेंस तक हम बात कर रहे हैं, अनंत से r दूरी तक लेके आएंगे। E वेक्टर, अब देखो मैंने जैसा आपको कहा था थोड़ी देर पहले ही कि जब अपने वहां पर गाउस के नियम से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था, वो फॉर्मूले अब यहां पर हमारे काम आएंगे। अब काम कैसे आएंगे, वहां पर हमने देखा था कि गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात E वेक्टर का जो मान है वो कितना आता है। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन नहीं याद हो तो बहुत गंदी बात है, बहुत नालायक हो तुम लोग। E वेक्टर का मान हमने वहां पर देखा था KQ बटा R स्क्वायर R कैप। सदिश की बात करूं, E वेक्टर की बात करूं, इसलिए यहां पे R कैप भी मैंने लगा दिया। ये किसका मान है, केवल इस E वेक्टर का मान यहां पे मैंने लिखा है। साथ में गुणा में कौन है, डॉट dr वेक्टर। हो गया पूरा अपना काम, यानी जितना मान हमें चाहिए था उतना का उतना मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखना आगे, देखना नालायकों, v बराबर माइनस का निशान बाहर पड़ा है, ठीक है। अब ये k और q, ये भाई दोनों नियतांक है, नालायक अंदर समाकलन के क्या कर रहे हैं, तो समाकलन तो क्या कहेगा, बेटा बाहर चले जाओ, खामखा तुम्हारा समाकलन कर दूंगा मैं। तो भाई ये दोनों चूंकि हैं यहाँ पर कांस्टेंट, तो दोनों को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो k बाहर आ गया, q बाहर आ गया, अंदर समाकलन के अनंत से लेके बिंदु r तक बच गया कौन, r कैप और डॉट dr। अब देखना, आप सभी जानते हो क्लास 11th की बातें हैं, r कैप डॉट dr वेक्टर, इनका जो मल्टीप्लाई होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट इनका होता है dr कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, थीटा इसके और इसके बीच में बना हुआ एंगल होता है। अब देखना, r भी आपका, r कैप भी आपको इसी दिशा के अंदर है, और जो आपका dr है वो भी आपका इसी दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कोस थीटा की वैल्यू होती है 1, यानी इसकी जगह डायरेक्टली मैं कितना लिख सकता हूँ, dr लिख सकता हूँ। अरे एक चीज रहेगी ना, ये बट्टा में r स्क्वायर, तभी मैंने सोचा ये इतना खाली खाली कैसा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, बेचारे की लाइफ जो है बड़ी खाली खाली हो गई थी, नीरस हो गई थी, तो हमने उसको पूरा कर दिया। अब देखना, मैं जो आपको बताने जा रहा था वो ये था कि r कैप डॉट dr वेक्टर का जो गुणा होगा ना, r कैप डॉट dr वेक्टर, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है देखो dr कोस थीटा। थीटा का मान यहाँ पर चूंकि 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू तो 1, यानी खाली कितना बचेगा, dr बचेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह dr लिख सकता हूँ। अब देखना, जैसे मैं लिखता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है माइनस KQ, आपका समाकलन होगा अनंत से लेके r तक, और 1 बटा r स्क्वायर तो अपना पड़ा है, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dr।
कोई समस्या किसी को नहीं है। अब समाकलन हम लोग कर देते हैं। समाकलन के तो आप सभी का फेवरेट टॉपिक है ना, समाकलन सभी का फेवरेट है, चाहे बायो के हो चाहे मैथ्स के हो, समाकलन भाई सबको आना चाहिए। 1/r² का समाकलन कितना होगा, हमने पहले भी किया था, -1/r होगा। कैसे होता है आप सभी जानते भी हो, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे। जैसे मान लो 1/x² है, इसका हमें समाकलन करना होता है x के सापेक्ष। तो क्या होता है, हमेशा जो भी आपका नीचे है ना x², इसको आप ऊपर ले जाया करो, तो ऊपर लेके जाओगे तो पावर कितनी, -2। हमेशा जब समाकलन हम लोग करते हैं तो पावर में 1 जोड़ दो और जुड़ी हुई घात को नीचे लिख दो, तो -2 + 1 कितना आएगा, x की पावर कितनी, -2 में से 1 जाएगा, एक तरह से आप कह दो -2 + 1 कितना होगा, माइनस का 1 बट्टा में कितना, -1, यानी ये क्या बन गया, -1/x हो गया, क्योंकि पावर माइनस के आप नीचे लेके जाओगे तो प्लस की हो जाएगी फिर से, तो 1/x आता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो समाकलन होगा वो आपको कितना प्राप्त होगा, v बराबर माइनस, देखो k तो बाहर पड़ा है, अंदर 1/r- का। लिमिट हमारी बड़ी है भी, तो लिमिट को भी लगा देते हैं। लिमिट हमारी देखो अनंत से लेके r तक की लिमिट हो गई। अब लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो देखो जब भी अपन लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमेशा पहले हमारी लगती है अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब क्या है, देखो इस माइनस को बाहर निकाल लूंगा, फालतू में ना मतलब मैं दिक्कत करेगा। तो जैसे मैं देखो इस माइनस को बाहर निकालता हूं तो माइनस बाहर आ गया, और ये देखो किसका है, खुद माइनस का है, तो ये जो माइनस है इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो अपना माइनस का जोड़ ही मिट गया। तो हमने इस माइनस वाले झंझट को खत्म कर दिया। अब हमारे पास देखना क्या बच रहा है, ऊपर अपर लिमिट तो अपने r, और जो लोअर लिमिट है वो है लोअर लिमिट अपना अनंत। तो मैं यहाँ पे पहले अपर लिमिट को अप्लाई करता हूँ, तो r की जगह क्या लिखूंगा, सीधा r, फिर माइनस, जब भी अपन लोअर लिमिट को लगाते हैं तो बीच में माइनस का निशान आता है, फिर 1/अनंत। और आप सभी नालायक जानते हो, मैंने आप सभी को बताया था 1/अनंत का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ध्यान रखना, हमेशा 1/इनफाइनाइट जो होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। तो मैं इसकी जगह 0 रख दूंगा। तो देखना एक बार आप लोग मुझे खुद ही बताना, मैं बिना रखे आपसे पूछता हूँ, -1/अनंत को जब मैं रखूंगा 0, तो ये वाला तो पूरा पद ही खत्म, यानी कितना बचा, गुणा में खाली 1/r बचा, अर्थात v का मान मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, KQ/r। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी कोई बात ही नहीं जो आप लोग नहीं समझो, क्योंकि आप सभी लोग बहुत होशियार हो। ये गरीब वरीब तो मैं ऐसे ही आपको मजाक के लिए बोलता हूँ, लेकिन सच में आप लोग बहुत होशियार हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका v बराबर KQ/r है वो कैसे आया, क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, देखना ये वाली बात क्या चीज कहती है कि हमारे पास यदि इस गोलीय कोश के कारण बाहर कोई बिंदु स्थित हो, बिंदु P हो, जैसे अपने मान लिया, तो इस r दूरी पर स्थित बिंदु पर v का मान क्या होगा, तो जो v का मान होगा कितना होगा, KQ/r होगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से समझ लिया इसको, कोई समस्या नहीं आएगी। अब एक चीज मुझे आप लोग बताना, आपसे छोटी चीजें पूछ लेता हूं, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे इसका मुझे पता भी चल जाएगा। पता तो देखो आपको खुद को चलेगा, वैसे तो आप लोग बताओगे वो मेरे तक तो आपकी आवाज तो पहुंचेगी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब अपन ने बात करी थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, तब मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, अनंत पर विभव का मान कितना होता है और पृथ्वी के लिए विभव का मान कितना होता है। टेस्ट में भी मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन दिया था, याद हो तो। अब देखना इसका उत्तर बता देता हूं, 0। अपन ने वहां पर बात करी थी कि अनंत पर v का मान होता है 0। कैसे होता है, इस फॉर्मूले से आप लोग देख लो। ये r क्या चीज आपकी o से p के बीच की दूरी है। अगर अपन अनंत की बात करते हैं तो अनंत का मतलब क्या है, जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा है, कितनी, अनंत। तो जैसे मैं यहाँ पर r की जगह अनंत रख दूंगा और 1/अनंत, देखो जैसे r की जगह अनंत रखूंगा तो क्या बनेगा, KQ/अनंत, और ये 1/अनंत तो क्या होता है, 0, यानी पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0, यानी v का मान कितना, 0। इसलिए अपन कहते हैं अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको फटाफट देखो रब कर दो। पहला केस अपन ने अभी तक किया है, दूसरे और तीसरे केस में कुछ भी नहीं देखना होगा। इसको मिटा रहा हूं, v बराबर KQ/r आया कौन से केस के लिए, हमारे पहले केस के लिए। अब अपन देखो बात करेंगे दूसरे केस की, तो दूसरे केस के लिए भी देखो सेम ही काम अपन को करना है। तो जो पहला केस आया था उसका जो रिजल्ट है उसको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है किसी को, क्योंकि वो अपन ने विस्तार से समझ लिया। वो कितना है, v बराबर आया हमारा KQ/r। ये पहला केस था। दूसरे केस की बात कर लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरा केस जो होगा वो क्या होगा, जब हमारा ये बिंदु जो P है वो इस आपके जो गोलीय कोश है इसकी सतह पर हो। मान लिया इस जगह पे ये बिंदु है, P जो है वो इस पर बाहर नहीं होकर कहाँ हो गया, इसकी सतह पर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो दूरी r है जो पहले स्मॉल r थी, क्या ये अब इस त्रिज्या के बराबर नहीं होगी, यानी इस स्मॉल r को मैं लिख सकता हूं त्रिज्या कैपिटल R के बराबर। तो जो हमारा फॉर्मूला पहले आया था v बराबर KQ/r, इसके अंदर मुझे क्या करना है, केवल और केवल इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R को रख देना है, और कोई परिवर्तन मेरे यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो v बराबर क्या आ गया, KQ/कैपिटल R, और ये आपका हो गया। अगर आपका वही बिंदु इस गोलीय कोश की सतह पर कहीं पर स्थित हो तो उसके कारण v का मान ये होगा।
क्लियर एकदम से, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे गर्मी जो है ना बहुत भयंकर तरीके की है, तो भाई देखो लाइक आपका बनता है। इतनी गर्मी के अंदर यदि मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी का जो प्यार है ना वो मुझे बहुत तकड़ी तरीके का चाहिए, तो आप लोग लाइक कर देना। अब इसके बाद देखो बात करते हैं तीसरे केस की। हमारा तीसरा केस मैंने आपको अभी भी बताया था। तीसरे केस के अंदर क्या होगा, यही जो हमारा बिंदु है जो कि हम पहले बाहर ले रहे थे, अब इसकी सतह पर ले लिया था, अब अपन इसी बिंदु को लेते हैं इस गोले के अंदर कहीं पे। मान लिया कि मैंने इसको यहां पर नहीं लेके अंदर यहां पर इस जगह पे ले लिया, ये बिंदु हमारा P है यहाँ पे। अब एक चीज देखना, यहां पर कुछ थोड़ा सा एक परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया, आप सभी लोग जानते हो गोले के अंदर जो होता है, कोई भी गोला हो, चालक अगर गोले की अपन बात करें कोई भी है ना, तो उस चालक गोले के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। कहाँ पढ़ा था अपन ने, जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमने देखे थे, वहां पर मैंने आपको जरा कहा था, बहुत बार ये काम में आएगा। गोले के अंदर किसी भी चालक धातु के अंदर, किसी भी खोखले गोले के अंदर आप बात करो, किसी भी चालक गोले के अंदर भरतल हो चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर हमेशा ई वेक्टर का मान कितना होता है, शून्य होता है। मैंने आपको वहां पर एक लाइन लिखाई थी कि किसी जब अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करती थी तब भी मैंने आपको ये बात कही थी। तो तीन जगह हमने ये बात पढ़ ली है कि किसी भी धातु के गोले के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो देखना, अंदर अगर ई वेक्टर का मान शून्य है, लेकिन बाहर तो ई वेक्टर है ही, इसकी सतह पर भी ई वेक्टर है। तो जब अपन किसी आवेश को, शुरुआत में मैंने कहा था अनंत से हमेशा हम लोग लेकर आएंगे, तो जब हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आएंगे तो इस गोले के बाहर तो विद्युत क्षेत्र है ही भाई, तो उसके विरुद्ध लाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। जब हम इसके अंदर बात करेंगे तो भाई अंदर तो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो काम क्या खाक करेंगे हम लोग। अर्थात जो आपका आवेश है अनंत से उसके इस बिंदु P तक की जो जर्नी होगी, उसके अंदर दो तरीके के काम होंगे। पहला काम, अनंत से लेके इसकी सतह तक हमें उसको लेके आने में कोई ना कोई काम करना पड़ेगा ई वेक्टर के खिलाफ। दूसरा काम, जब हम इसकी सतह से इस बिंदु तक लेकर आएंगे तो यहां पर कोई ई वेक्टर नहीं है, तो यहां पर जो किया गया काम होगा वो पहले की तुलना में अलग हो गया। अर्थात जो हमारी जर्नी है पूरी अनंत से लेकर इस बिंदु P तक लाने की, वो दो भागों के अंदर बंट गई। अब दोनों भागों के अंदर जब बंट गई तो हम भी दोनों भागों की अलग अलग बात कर लेते हैं भाई। तो मान लिया कि जो बिंदु P है ये तो स्मॉल r दूरी पर, और ये जो बिंदु है आपका, ये देखो r है ना इसकी त्रिज्या, यानी अनंत से पहले तो हम लोग आएंगे इस कैपिटल R दूरी पर, उसके बाद इस R से हम लोग कहां पर आएंगे, इस स्मॉल r दूरी तक। ठीक है, तो दो चरणों के अंदर हम लोगों ने इसको बांटा। तो अर्थात आपका जो V है वो किसके किसके बराबर होगा, देखो पहली जर्नी क्या है, वही आपको फॉर्मूला जो अपन ने अभी भी लिखा था, अनंत से हम लोग आएंगे कैपिटल R दूरी तक। कहां तक, कैपिटल R तक। फॉर्मूला वही E वेक्टर डॉट D R वेक्टर, कोई समस्या नहीं है। प्लस दूसरी जर्नी, देखो ये पहली जर्नी थी, दूसरी जर्नी हमारी अनंत से हम लोग अनंत से नहीं आएंगे, इस पर कहां से आएंगे, इस R दूरी से इस स्मॉल r दूरी तक। ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो बहुत आसान है। देखो पहले तो हम लोग अनंत से इसकी सतह तक लिए, तब हमें कुछ काम करना पड़ा अलग तरीके का। फिर इस बिंदु R से, या R जो दूरी R है आपकी, यहां से इस स्मॉल r दूरी तक, यानी इस बिंदु P तक हमें लाने के लिए अलग तरीके का काम करना पड़ेगा। तो मैंने इसको जोड़ दिया, तो कैपिटल R से कहां तक आया हूं मैं, स्मॉल r दूरी तक आया हूं। E वेक्टर डॉट D R वेक्टर। बताओ कोई समस्या किसी को आनी भी नहीं चाहिए। अब देखना, आप लोग खुद मुझे बताएंगे, ये जो है अनंत से इसकी परिधि पर, ये देखो इसकी जो परिधि बोल दो चाहे इसकी सतह बोल दो, यहां तक का विद्युत क्षेत्र कौन, सॉरी यहां तक का विद्युत विभव कौन है, ये वाला है। और ये तो हमने पहले भी याद कर लिया भाई, हमने अभी भी देखो देखा था क्या चीज, कि जब हम किसी आवेश को इसकी परिधि पर या इसकी सतह पर लेकर आते हैं तो वहां पर V का मान कितना होगा, तो अभी भी अपन ने देखो कैलकुलेट किया है, कितना होता है कि Q बटा कैपिटल R। तो क्या मैं इसको अलग से निकालूंगा, इतना मूर्ख हूं मैं, या इतने मूर्ख हो क्या आप लोग, या इतना टाइम आपको परीक्षा में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमें सीधा क्या करना है, क्योंकि हमने यहां पर याद कर लिया, तो इस मान को सीधा सीधा हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। अर्थात इसका मान कितना आ गया, कि Q बटा कैपिटल R प्लस, देखो ये प्लस इस माइनस को क्या बना देगा भाई, देखो ये माइनस जो इस प्लस को माइनस बना देगा, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर देखना एक चीज आप लोग मुझे बताओ, खुद बताना, मैंने अभी भी कहा था कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, आप सभी ने मुझे जवाब दिया था कि सर शून्य होती है। तो जब जीरो होते हैं, शून्य होती है, तो जैसे मैं यहाँ पर E का मान 0 पुट करूंगा, तो मेरे सभी नालायक साथी, सभी विद्वान साथी ये जानते हैं बात कि अगर एक चीज 0 होगी तो भाई पूरा का पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो मैं जब 0 में से इसको घटाऊंगा तो क्या खाक फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ऐसा का ऐसा हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या चीज है, किसी जो आपका कोश है ना, किसी भी गोलीय कोश के अंदर स्थित अगर कोई बिंदु है तो उस पर V का मान कितना होगा, तो साहब इतना होगा। ये तीन कंडीशन, जो तीन केस थे अलग अलग, वो आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, और यही आपके लिए क्या था, आज का टॉपिक था।
तो आज वाले इस टॉपिक के अंदर अभी एक छोटा टॉपिक और कराऊंगा आपको, चिंता ना करो। तो आज अभी तक हमने क्या जाना, देखो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, यानी कोई खोखला हमारे पास चालक गोला है, इसके कारण हमें क्या करना था, v का मान देखना था। तो उसके लिए मैंने कहा कि आपके पास 3 केस बन गए। एक तो ये केस कि वो जो बिंदु हुआ आपको हो सकता है गोले से बाहर कहीं पर स्थित हो, तो उसके लिए हमने देखो इस केस को लिया था r इज ग्रेटर देन टू r। अच्छा इस केस के लिए मैंने लिखा नहीं ना, देखो इस केस के लिए क्या होगा, ये जो आपका r बिंदु था वो यहाँ पर अपन ने लिया था, तो आपका जो स्मॉल r था वो कैपिटल R के बराबर मैंने लिखा था ना इस वाले केस के अंदर। यानी ये जो आपका केस है वो क्या था, r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। जो तीसरा केस था, इस तीसरे केस के अंदर मैंने क्या किया था, देखना ये जो आपका बिंदु है स्मॉल r, ये मैंने अंदर लिया था। तो देखो आपका कैपिटल R यानी जो आपकी इस गोलीय आपका पृष्ठ था, या आप कह सकते हो कि जो खोखला गोला था, इसकी त्रिज्या तो बड़ी है और ये बिंदु R जो ये तो अंदर लिया है ना, तो ये तो दूरी छोटी होगी। अर्थात इस वाले केस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो R है स्मॉल r वो छोटा है किससे, कैपिटल R से। तो देखना हमने 3 केस लिए, पहला केस ये, दूसरा केस ये और तीसरा केस ये, और तीनों केस के लिए अलग अलग हमने v के मान फाइंड आउट किए। v बराबर के क्यू बटा स्मॉल r, v बराबर के क्यू बटा कैपिटल R और v बराबर के क्यू बटा कैपिटल R। ये दोनों देखो समान अपन प्राप्त हुए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका ग्राफ, जो कि आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। केवल इन 3 फॉर्मूलों से हम इस ग्राफ को समझ लेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैं देखो ये जो आपका ग्राफ है ये प्लॉट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको देखो फिलहाल फटाफट रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे कोई काम का है नहीं। देखना ग्राफ को, मैं देखो यहाँ पर ग्राफ को बनाने जा रहा हूँ। एक साइड मैंने इस नीचे वाले अक्ष पर r को लिया है और ऊपर वाले अक्ष पर मैंने लिया है v को। अब मैंने v के साथ r को ही क्यों लिया, इसकी भी आप लोग देखो यहाँ से पड़ताल कर सकते हो। कैसे, देखिए ना, यहाँ पे मैंने बात करी r की, यहाँ पे मैंने बात करी r की और यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ r की। इसका मतलब सीधी सीधी एक बात तो तय हो गई कि v का r के साथ भाई कोई ना कोई नाता है। अब ये नाता किस प्रकार का है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। यानी v जो है वो r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। देखो r नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती का, कि अगर भाई आपके r के मान में बढ़ोतरी होगी तो भाई v का मान जो है वो भी बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपको ये समझना ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर अगर r बढ़ेगी तो आपके v का मान क्या होगा, घटेगा। अब देखना यहाँ पर ये जो बिंदु है कौन सा, जब आपकी r जो है वो छोटी है कैपिटल R से। मान लिया कि जो आपकी कैपिटल R दूरी है वो तो है इस जगह पे, ये कैपिटल R के लिए मैंने देखो स्थान निर्धारित कर दिया। जो r है वो कैपिटल R के बराबर है, ये बीच वाली जो स्थिति है ना, r बराबर कैपिटल R। देखो इसका मतलब तो समझ गए ना, कैपिटल R क्या है, आपके इस जो गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इस कैपिटल R के बराबर अगर अपना जो R दूरी है ना स्मॉल r, जैसे अपन ने बात करी थी, इसकी जो सतह है इसके ऊपर अपन अगर कोई बिंदु लें तो वो तो स्थिति होगी आपकी ये वाली। अब इससे पहले की जो स्थिति है वो तो कौन सी है, r इज लेस देन टू r, क्योंकि r जहां पे छोटा हुआ 0 से अपन लोग स्टार्ट करेंगे तो r का मान धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़कर यहाँ पर तो बराबर होगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, r का जो मान है वो बढ़ जाएगा किससे, आपके कैपिटल R से। तो ये आगे की स्थिति है, इस जगह की बात है, और ये इससे पहले की स्थिति है। 3 स्थितियां होगी। अब देखना जब r जो है वो छोटा है कैपिटल R से, यानी केस नंबर आपका 3rd, तब आपके v का मान कितना है, के क्यू बटा R। और ये जो के क्यू बटा R है, ये आप इस गोले के अंदर कहीं पर भी बिंदु ले लो, यानी जो आपका स्मॉल r वो चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, यहाँ तक कहाँ तक भी, इस बिंदु R तक कहीं तक भी कितना भी क्यों ना हो, सारी जगह जो आपकी v का मान वो कितना रहेगा, 1 जितना रहेगा के क्यू बटा R। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक सीधी सी रेखा खींच दी। सीधी रेखा तो क्या बताती है कि कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आ रहा है। यानी ये वाला जो ग्राफ है किसका है, r इज लेस देन टू r, इस कंडीशन का ये वाला ग्राफ है। फिर इस रेखा पर देखते हैं, देखो इस रेखा का मतलब क्या है कि जब ये वाली कंडीशन यानी r इज इक्वल टू r, तब इस स्थिति के अंदर देखना के क्यू बटा कैपिटल R, यानी इसके जितना ही हो गया। यानी यहां तक पूरा ये जो मान है इस बिंदु पर भी किसका बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। अब आगे चलते हैं, जब हमारा ये जो स्मॉल r है ये बड़ा होने लग जाता है किससे, कैपिटल R से, तो ऐसी स्थिति के अंदर देखना आपके मैंने कहा कि r का मान जब बढ़ रहा है तो v का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात इस केस के अंदर जैसे जैसे दूरी r का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे v का मान जो है वो लगातार घटता चला जाएगा। अर्थात इस वाली जो साइड है ग्राफ की वो किसके लिए है, r इज ग्रेटर देन टू r के लिए, और ये हमारी है बराबर के लिए। तो हमने देखो 3 कंडीशन यहाँ पर देखी। पहली कंडीशन r इज लेस देन टू r के लिए, सेकंड हमारे r इक्वल टू r के लिए, और थर्ड होगी r इज ग्रेटर देन टू r के लिए। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, जिसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली आज कि अगर कोई बिंदु आपका गोले के बाहर स्थित हो या उसकी परिधि पर स्थित हो या गोले के अंदर कहीं पर स्थित हो, तो तीनों केस के लिए विभव का मान कितना होगा।
तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। लेता हूं अलविदा, अगली वीडियो के अंदर होगी हमारी फिर से मुलाकात, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अगर यही जो गोला है वो भरवा हो तो भरवा गोले के कारण जो आपकी विभव का मान है वो कितना होगा। धन्यवाद।